बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विद द नेम ऑफ अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली हम फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ पढ़ा जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि विच फैक्टर लिमिट द साइज ऑफ बैक ईएमएफ, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बैक ईएमएफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इसके आंसर से मूव किया जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है कि द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ऑफ मोटर ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि जो हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है या बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो बेसिकली इस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक फार्मूला आता है, ठीक है, उसकी मदद से हम देख लेंगे कि बेसिकली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस ईएमएफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अगर हम फार्मूले तो गौर करें तो हमारे पास आता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न एज वेल एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस पर फोकस किए तो हमारे पास तीन चीज़ें इसमें आ रही है कि ईएमएफ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न के, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन फ्लक्स के, और ईएमएफ इज इनवर्स रिलेशन विद चेंज इन टाइम। तो अब इसको रिलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बैक ईएमएफ को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट लाइन पर मूव करें तो उसमें लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मीन कि जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है उसके दरमियान और चेंज इन फ्लक्स के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर एक चीज को हम इंक्रीज कर देंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके अंदर लिखा हुआ कि हैज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ मोटर। ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स स्पीड ऑफ मोटर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो कैसे डिपेंड करता है, जैसे हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है, आपके ज़हन में भी होगी कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू NWAB। ठीक है, कि ईएमएफ डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ टर्न हैज वेल एज वेलोसिटी हैज वेल एज एरिया एंड हैज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली जो इंड्यूस ईएमएफ का आल्सो रिलेशनशिप है किसके साथ, एंगुलर स्पीड के साथ। तो ईएमएफ आल्सो डिपेंड अपॉन स्पीड। ठीक है, जिसकी मदद से लिखा हुआ कि हैज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स डिपेंड कर होता है स्पीड ऑफ मोटर पे। ठीक है, जैसे आपको मैंने बता दिया, Therefore, by increasing the speed of motor will increase the back EMF। ठीक है, तो जब हमारे पास फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन का मूव करें तो व्हेन लोड इज कनेक्टेड टू मोटर, यानी जब हम लोड, अब मोटर हमने बेसिकली जनरेट कर लिया, बना लिया, अब उसके आगे क्रॉस लोड लगाते हैं ताकि उसकी वर्किंग प्रॉपर हो सके। तो इसमें लिखा हुआ कि व्हेन लोड इज कनेक्टेड टू मोटर, यानी जब किसी लोड को किसी मोटर से कनेक्ट कर देते हैं उसमें क्या होता है, इट्स स्पीड डिक्रीज। तो जब हम मोटर को किसी लोड से कनेक्ट करेंगे तो उसकी स्पीड आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जितना हैवी लोड होगा उतनी मोटर स्लो चलेगी क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द बैक ईएमएफ आल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो जब हम मोटर के साथ किसी लोड को कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि बैक ईएमएफ और मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। उसके बाद अगर नेक्स्ट मूव करें, बैक ईएमएफ आल्सो डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द बैक ईएमएफ कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड। जैसे इस मामले के मुताबिक अगर हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज डिक्रीज करें तो उसके रिस्पेक्ट से ईएमएफ भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। उसके बाद जो लास्ट लाइन है, द स्पीड ऑफ कॉइल आल्सो डिपेंड अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ करंट, यानी करंट पे भी डिपेंड करती है। और करंट पे कैसे डिपेंड करती है, जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था इक्वल टू L चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्शन में सेम इक्वेशन पढ़ी थी, खाली M आ जाता था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो EMF इज आल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू करंट। तो हमने अगर बात की तो हमने बात की कि EMF चेंज होती है फ्लक्स से, EMF आल्सो चेंज विद करंट। ठीक है, उसके बाद EMF आल्सो चेंज विद स्पीड, ओमेगा स्टैंड फॉर एंगुलर स्पीड, एंड EMF आल्सो चेंज विद मैग्नेटिक फील्ड। ये चार चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसके हमने लिखा हुआ क्वेश्चन के व्हाई डज बैक ईएमएफ टेंड टू डिक्रीज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि बैक ईएमएफ जो है वो वर्क डन को कैसे इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, यानी जब ईएमएफ डिक्रीज हो रहा हो वर्क डन कैसे इंक्रीज हो सकता है, तो इसका हमने एक्सप्लेन करना था। तो जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीज, यानी अगर रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीज, अगर वो बढ़ जाएगा तो लोड ऑफ आर्मेचर ऑफ कॉइल आल्सो इंक्रीज। ठीक है,
मीन कि अगर हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो जो मोटर के क्रॉस लोड लगा होगा वो भी ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ कि फर्स्ट लाइन में रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीज मीन वी इंक्रीज द लोड टू द आर्मेचर, मीन जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना लोड बैटरी के क्रॉस रहेगा, मोटर के क्रॉस रहेगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट में लिखा हुआ कि इन मोटर व्हेन वी कनेक्ट द लोड विद आर्मेचर, ठीक है। मोटर में क्या होता है कि मोटर चल रही होती है, उसके क्रॉस हम लोड लगा देते हैं। इन मोटर व्हेन वी कनेक्ट द लोड विद आर्मेचर ऑफ द कोइल, यानी जब हमने मोटर के अक्रॉस कोई लोड लगा दिया, ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोइल आल्सो इंक्रीज, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कोइल के अंदर वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मीन के हमने पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोइल इज इनवर्स रिलेशन विद एंगुलर स्पीड, ठीक है। मीन आई इज इनवर्स रिलेशन विद ओमेगा, ठीक है। आई होप सो कि चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इनर्शिया इंक्रीज होगा तो उसके रिस्पेक्ट से क्या होगा, स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। यानी रोटेशनल स्पीड या रोटेशनल वेलोसिटी बोला जाता है इसको, या एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ coil, then rotational velocity decrease, मीन के जो हम बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट से क्या होगा कि रोटेशन वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जब रोटेशन वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी उसके रिस्पेक्ट से क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल आल्सो डिक्रीज। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे डिक्रीज होता है इसको रिलेट कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली पढ़ा था कि आई इज डायरेक्ट रिलेशन विद W, सॉरी हमने बेसिकली इक्वेशन पढ़ी थी E इज इक्वल टू NWAB, जिसकी रिस्पेक्ट में पता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, ठीक है। यानी जो EMF को इंक्रीज करेंगे तो एंगुलर जो है वो जो EMF को इंक्रीज करेंगे उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास रोटेशन वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही होगी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास EMF का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू एंड चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। तो हमने बात की कि जो हम इनर्शिया को इंक्रीज करेंगे उसके रिस्पेक्ट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो EMF भी डिक्रीज हो रही है और EMF के रिस्पेक्ट से जो है वो चेंज इन फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। जब चेंज इन फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उस पर हम लगा लेंगे बेसिकली, जब चेंज इन फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो बैक EMF क्या हो रहा है वो भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। बैक EMF किस इक्वेशन से निकलते हैं, तो बैक EMF में निकालते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन से कि E इज इक्वल टू एन चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टी, तो इसको बोला जाता है ये बैक EMF है, ठीक है। तो जब इसको इंक्रीज करेंगे तो बैक EMF आल्सो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हैज वी नो कि जितना ज़्यादा लोड हम लगाते जाएंगे उससे ज़्यादा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस होगा। जब ज़्यादा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस होगा तो उसकी रिस्पेक्ट से जो है वो ज़्यादा रोटेशनल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब रोटेशनल वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसकी रिस्पेक्ट से बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास चेंज इन फ्लक्स भी डिक्रीज होगा और चेंज इन फ्लक्स की रिस्पेक्ट से जो है वो बैक EMF भी डिक्रीज होगा। तो बेसिकली ये था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।